नमस्कार। हम्म। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें विज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरे ले जाएगी, शायद उस नजरिए से जो हमने स्कूल के दिनों में महसूस ना किया हो। हाँ, बिल्कुल। हमारे हाथ में है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा का एक अंश, हाँ। और इसका शीर्षक है विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। हमारा इरादा देखिए सिर्फ इस अध्याय को दोहराना नहीं है, हम असल में इसके पीछे छिपे विचार को समझना चाहते हैं कि विज्ञान आखिर है क्या। सही। क्या ये सिर्फ तथ्यों का संग्रह है या कुछ और है? बिल्कुल। स्वागत है आपका ई स्कूल में। लर्न एनी टाइम एनीवेयर। सीखें कहीं भी कभी भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीखने की यात्रा, जहां सीखना है आसान और हर विषय है मजेदार। हम देखेंगे कि कैसे ये स्रोत हमें जिज्ञासा करने, सवाल पूछने और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए उकसाता है। तो चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं एक छोटी सी पर काफी दिलचस्प बात से। क्या कभी किसी ने ध्यान दिया है कि इस किताब के पन्ने के नंबर कैसे डिजाइन किए गए हैं? अच्छा, कैसे? वो सिर्फ अंक नहीं है, उनमें एक तितली की उड़ान हाँ। और एक कागज के हवाई जहाज की यात्रा दिखती है। अरे वाह, ये तो अपने आप में गहरा प्रतीक है ना? हाँ। बिल्कुल, जैसे तितली आजादी से उड़ती है या जैसे कागज का हवाई जहाज हवा में तैरता है, वैसे ही हमारी जिज्ञासा, हमारी जानने की इच्छा हमें सीखने की ऊंचाइयों तक ले जाती है। और यहाँ एक रोचक कड़ी जुड़ती है। कहते हैं कि असली हवाई जहाज बनाने की जो शुरुआती प्रेरणा थी ना, हाँ, वो वैज्ञानिकों को इन्हीं कागज के हवाई जहाजों या उड़ती हुई चीजों के अवलोकन से मिली थी। कमाल है। मतलब आप कह रहे हैं कि पक्षियों के पंखों का अध्ययन हो या बस हवा में उड़ती एक पत्ती का गिरना। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही साधारण चीजें। इन साधारण अवलोकनों ने ही इंसान के उड़ने के सदियों पुराने सपने को हकीकत में बदला। सही। तो चलिए इसी उड़ान की भावना के साथ इस स्रोत के पन्नों में उतरते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहाँ ले जाता है। जरूर। सेक्शन 1, विज्ञान सिर्फ तथ्य नहीं, एक प्रक्रिया है। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो ये स्रोत सामने रखता है वो ये कि विज्ञान सिर्फ नई जानकारी इकट्ठा करना या चीजों के नाम जान लेना भर नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने का, दुनिया को देखने का एक नजरिया है। एक ऐसी विधि जिसमें सवाल पूछना, शक करना और जानने की इच्छा रखना, मतलब जिज्ञासा, वो सबसे अहम है। हाँ, ये सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि लगातार बेहतर सवाल पूछने का सफर है। ये अज्ञात को समझने की एक, आप कह सकते हैं, अंतहीन कोशिश है। और फिर सवाल भी कैसे? सतही नहीं। स्रोत हमें ज्यादा गहरे प्रश्न पूछने को उकसाता है। हाँ, जैसे ये दुनिया चलती कैसे है? जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है वो ठीक वैसा ही क्यों हो रहा है? क्यों कुछ और नहीं? ये गहरे सवाल हैं। और प्रकृति में जो एक लय, एक पैटर्न दिखाई देता है, उसका क्या मतलब है? उससे हम क्या सीख सकते हैं? और यहीं पे एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। देखिए, इन गहरे सवालों के जवाब सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमें क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकलना होगा। असल दुनिया में प्रयोग करने होंगे, चीजों को छूकर, महसूस करके उनका अनुभव करना होगा। यानी प्रैक्टिकल लर्निंग। बिल्कुल। और ये अनुभव सिर्फ दिलचस्प नहीं होंगे, बल्कि जैसा स्रोत कहता है, हमें इस धरती पर अपनी जगह और अपने पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करेंगे। सही। इससे विज्ञान सिर्फ पढ़ी जाने वाली चीज नहीं रह जाती, बल्कि जीने और अनुभव करने वाली एक निरंतर खोज बन जाता है ना? बिल्कुल। और इसे अगर और बड़े दायरे में देखें तो ये समझ बनती है कि हम इंसान जो कुछ भी करते हैं, हमारी गतिविधियां, वो प्रकृति के चक्रों से कैसे जुड़ी हैं। हाँ, इंटरकनेक्टेडनेस। हाँ, हमारे काम का समाज पर और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। इस लिहाज से विज्ञान सिर्फ दुनिया को समझने का जरिया नहीं है, बल्कि उसे बेहतर बनाने का, खासकर पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का हल निकालने का एक शक्तिशाली साधन भी है। सही बात है। सेक्शन 2, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र और उनका जुड़ाव। अब विज्ञान की बात करें तो अक्सर हमारे दिमाग में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, ऐसे अलग अलग विषय आते हैं। स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ, इस किताब में भी शायद इन्हें अलग अध्यायों में बांटा गया हो, लेकिन
क्या ये वाकई इतने अलग हैं? यही तो दिलचस्प नजरिया है जो ये स्रोत उभारता है। ऊपरी तौर पर भले ही ये अलग दिखें, पर असल में विज्ञान की ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक फील्ड में हुई कोई खोज या कोई नया विचार अक्सर दूसरे फील्ड में नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है, या कम से कम ऐसे नए सवाल जरूर खड़े कर देता है जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। हाँ, जिनसे दुनिया बनी है। हाँ, उनके गुण क्या हैं? हम रोजाना न जाने कितनी चीजों का अनुभव करते हैं, पर शायद उन पर सवाल नहीं उठाते। सही बात है। जैसे ये नींबू खट्टा ही क्यों है, मीठा क्यों नहीं? या कभी सोचा है कि माँ जब हल्दी लगे कपड़े को साबुन से धोती है तो दाग का रंग लाल क्यों हो जाता है? हाँ, ये आम अनुभव है ना? ये रोजमर्रा के बेहद साधारण लगने वाले अवलोकन ही असल में रसायन विज्ञान की दुनिया के दरवाजे हैं। ये हमें चीजों के स्वभाव, उनकी अंदरूनी बनावट और उनके आपसी व्यवहार के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये तो सही है। सेक्शन 3 पदार्थों के गुणधर्म और परिवर्तन। चलिए पदार्थों की इस खोज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्रोत एक और कदम सुझाता है बिजली के साथ खेलना, मतलब कुछ बैटरी, तार और एक छोटा सा बल्ब लेकर ये देखना कि बल्ब कैसे जलता है। हाँ, एक छोटा सा सर्किट बनाना। हाँ, क्या हर चीज बिजली को अपने अंदर से गुजरने देती है? ये सरल सा प्रयोग हमें पदार्थों के एक बहुत महत्वपूर्ण गुण, उनकी विद्युत चालकता के बारे में सिखाता है। और यहीं से हम पदार्थों को 2 बड़े समूहों में बांटना सीखते हैं। धातुएं, जो बिजली को जाने देती हैं, हाँ आसानी से, और अधातुएं, जो नहीं जाने देती। बिल्कुल। ये सिर्फ वर्गीकरण नहीं, बल्कि ये पदार्थों के व्यवहार को समझने की शुरुआत है। ठीक है। और पदार्थों की बात हो तो बदलाव की बात कैसे ना हो। हम सबने अनुभव किया है कि टॉर्च में लगी बैटरी हमेशा नहीं चलती। हाँ, डिस्चार्ज हो जाती है। वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूध से दही बन जाता है, वापस दूध नहीं बनता। पानी बर्फ बन जाता है, पर पिघल कर वापस पानी भी बन सकता है। ये सब क्या है? स्रोत इन्हीं बदलावों पर ध्यान दिलाता है। हमारे चारों ओर लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ अस्थायी हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, रिवर्सिबल। हाँ, और कुछ स्थायी हैं, जैसे लकड़ी का जलकर राख बन जाना। स्रोत कई उदाहरण देता है। बैटरी का डिस्चार्ज होना, फलों का पकना, चट्टानों का टूटकर मिट्टी बनना। ये किस तरह के बदलाव हैं? क्या इन्हें पलटा जा सकता है? और क्या गर्मी का इन बदलावों में कोई हाथ है? कुछ बदलाव गर्म करने पर होते हैं या तेज हो जाते हैं। गर्मी की बात आई तो ऊष्मा का प्रवाह, ये कैसे होता है? एक ठंडे ग्लास में रखी बर्फ क्यों पिघल जाती है? या विशाल ग्लेशियर कैसे पिघलते हैं? हाँ, गर्मी एक जगह से दूसरी जगह कैसे सफर करती है, यह भी पदार्थों और ऊर्जा के बीच के रिश्ते का एक अहम पहलू है। बिल्कुल। और इन सब बदलावों के बीच एक पदार्थ है जो लगभग हर जगह मौजूद है, पानी। हाँ, जल। स्रोत हमें जल चक्र की याद दिलाता है। कैसे सूरज की गर्मी समुद्र के पानी को भाप बनाती है, वो भाप ऊपर उठकर बादल बनती है, फिर बारिश। हाँ, फिर बारिश या बर्फ के रूप में धरती पर वापस आती है, नदियों से बहती हुई या जमीन में रिस कर वापस समुद्र तक पहुंच जाती है। यह प्रकृति का एक अद्भुत निरंतर चलने वाला रिसाइकलिंग सिस्टम है, एक सतत परिवर्तन का चक्र। बिल्कुल। सेक्शन 4 सजीवों में परिवर्तन और जीवन प्रक्रियाएं। अच्छा, तो ये जो बदलाव या परिवर्तन हमने देखे, क्या ये सिर्फ बेजान चीजों में होते हैं? मतलब पानी के अंदर क्या हो रहा है शायद हम सीधे ना देख पाएं। सही बात है, वो दिखता नहीं, पर बदलाव तो है। लेकिन हम खुद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके शरीर में कितने बदलाव आते हैं, खासकर टीनेज में। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस ओर भी इशारा करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहीं पर हम जीव विज्ञान के दायरे में प्रवेश करते हैं। जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए हर जीव, चाहे इंसान हो या जानवर हो, के शरीर में कुछ बुनियादी प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। जैसे हमें सांस लेने की जरूरत होती है, खाना खाने की जरूरत होती है, खाए हुए भोजन से पोषक तत्व खून के जरिए शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। ये जीवन को चलाने वाली एक तरह की मशीनरी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ हम जानवरों में होता है? पौधे? अच्छा सवाल है। वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, क्या उन्हें बढ़ने के लिए भोजन नहीं चाहिए? अगर हाँ, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? और क्या पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं? अगर लेते हैं तो कैसे? उनके पास तो नाक नहीं होती। हाँ, ये सवाल सीधे लगते हैं, पर ये हमें पौधों के रहस्यमयी दुनिया और पृथ्वी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के कामकाज को समझने की ओर ले जाते हैं। अच्छा, पौधे सिर्फ हरे भरे नहीं होते, वे इस ग्रह पर जीवन का आधार हैं। वो कैसे सूरज की रोशनी,
पानी और हवा से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। हाँ, प्रकाश संश्लेषण। और कैसे वो भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ये सब समझना पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को समझना है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि जीवन के विकास के साथ पृथ्वी ने इन प्रक्रियाओं को अद्भुत तरीके से संतुलित किया है। प्रकृति का संतुलन। सेक्शन 5, समय, प्रकाश और ब्रह्मांड। अब जरा एक बिल्कुल अलग चीज के बारे में सोचते हैं, समय। टाइम। हाँ, समय। घड़ी हमें बताती है कि क्या बजा है, पर समय है क्या असल में? हम इसे नापते कैसे हैं? कोई घटना कितनी तेजी से हुई या कितनी धीमी गति से, इसका पता कैसे चलता है? आज हमारे पास डिजिटल घड़ियां हैं, स्टॉपवॉच हैं, बहुत कुछ है। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि इनसे बहुत पहले इंसान समय का अंदाजा कैसे लगाता था? सूरज और परछाइयों से। परछाइयों से। कैसे? हाँ, दिन के अलग अलग समय पर चीजों की परछाई की लंबाई और दिशा बदलती है। यही प्राचीन काल की घड़ी थी, एक तरह की सनडायल। अरे वाह! ये दिखाता है कि कैसे इंसान ने प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन करके अपनी जरूरतें पूरी की। और परछाई बनती है प्रकाश से, लाइट से। बिल्कुल। प्रकाश न हो तो परछाई भी नहीं। प्रकाश सिर्फ समय बताने या कठपुतली के खेल के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि हमें देखने के लिए भी जरूरी है। अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता। सही। स्रोत बताता है कि आज हमने कृत्रिम प्रकाश पैदा करने के कई तरीके खोज लिए हैं। बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, जिनसे हमारी रातें भी रोशन रहती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन बात सिर्फ देखने या रात में पढ़ने तक सीमित नहीं है। प्रकाश, लाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। कैसे? प्रकाश क्या है? ये कैसे चलता है? इसकी रफ्तार कितनी है? इन सवालों की खोज ने हमें सिर्फ बल्ब बनाना नहीं सिखाया, बल्कि इसने हमें उस विशाल ब्रह्मांड को समझने में मदद की है, जिसमें हमारी पृथ्वी एक छोटे से कण जैसी है। प्रकाश, आप कह सकते हैं, दूर तारों और आकाश गंगाओं से आने वाला संदेशवाहक है। वाह! और प्रकाश और परछाई का खेल सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इशारा करता है कि पृथ्वी और चंद्रमा भी अंतरिक्ष में अपनी परछाइयां डालते हैं। हाँ। और जब ये परछाइयां एक दूसरे पर पड़ती हैं, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी अद्भुत खगोलीय घटनाएं होती हैं। एक्लिप्स। हाँ, एक्लिप्स। यहां तक कि दिन और रात का होना भी तो पृथ्वी के घूमने और उस पर पड़ने वाले सूरज के प्रकाश का ही नतीजा है। सही बात है। इन सब को समझने के लिए हमें थोड़ा और बड़े पैमाने पर सोचना पड़ता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूम रही है, रोटेशन। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर क्यों और कैसे लगा रहा है, रेवोल्यूशन। और पृथ्वी खुद सूरज के चारों ओर एक लंबी यात्रा पर क्यों निकली हुई है। ये तो बहुत सारी गतियां हो गईं। हाँ, ये सारी गतियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और इनका सीधा असर हमारे मौसम, हमारे दिन रात और शायद हमारे जीवन पर भी पड़ता है। जैसा स्रोत कहता है, ये सब सोचना थोड़ा चक्कर जरूर ला सकता है, पर है कमाल का। बिल्कुल। अद्भुत है ये सब सोचना। सेक्शन 6, वैज्ञानिक सोच, अवलोकन, प्रयोग और प्रश्न। तो हमने पदार्थों, जीवन, समय और ब्रह्मांड की एक झलक देखी। स्रोत बताता है कि आगे के अध्यायों में भी यही तरीका अपनाया जाएगा। साधारण अवलोकन से शुरुआत। हाँ, ऑब्जर्वेशन। फिर कुछ दिलचस्प प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स, और फिर उन पर गहराई से सोचने और चर्चा करने का मौका। हर नई चीज पिछली जानकारी पर बनेगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बार बार रेखांकित करता है, वो ये है कि यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है। तो फिर इसका असली मकसद है हम सबके अंदर एक वैज्ञानिक सोच विकसित करना, साइंटिफिक टेम्पर। अच्छा। सवाल पूछने की आदत डालना, चीजों को गौर से देखना, खुद प्रयोग करके नतीजों को परखना और तर्क के आधार पर सोचना, ये सिर्फ विज्ञान पढ़ने के लिए नहीं, जीवन के हर पहलू के लिए जरूरी कौशल है। ये बात तो बहुत जरूरी है। हाँ। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत कहता है कि कई बार जब हम कोई प्रयोग करते हैं और उसका नतीजा वैसा ही आता है जैसा हमने सोचा था, मतलब हमारा आइडिया सही साबित होता है। हाँ, तब भी खुश होने के साथ साथ हमें रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो सही नतीजा भी कुछ नए अनपेक्षित सवाल खड़े कर सकता है। बिल्कुल, विज्ञान में अक्सर ऐसा ही होता है। एक जवाब मिलने पर लगता है कि मंजिल आ गई, पर वो जवाब खुद कई नए दरवाजे खोल देता है, नए सवाल पैदा कर देता है। अरे हाँ, फिर उन नए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और प्रयोग करने पड़ते हैं और गहराई से सोचना पड़ता है। विज्ञान कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक घुमावदार, कभी ना खत्म होने वाला रास्ता है।
एक पुनरावृत्ति वाली प्रक्रिया है, इटरेटिव प्रोसेस कह सकते हैं, जहां हर कदम अगले कदम की दिशा तय करता है। यानी जवाब से फिर नए सवाल। बिल्कुल। सेक्शन 7 आनंददायक अन्वेषण, उत्तर से प्रश्न तक। आमतौर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था में या परीक्षाओं में क्या होता है, हमें सवाल दिए जाते हैं और हमसे जवाब मांगे जाते हैं। हाँ, स्रोत यहाँ एक बहुत ही मजेदार और सोचने पर मजबूर करने वाली गतिविधि सुझाता है, इस पूरी प्रक्रिया को उलट देना। उलट देना मतलब जवाब पहले सवाल बाद में। अरे वाह, ये तो अनोखा तरीका है ना? स्रोत कहता है कि महान वैज्ञानिक सिर्फ मुश्किल सवालों के जवाब ही नहीं ढूंढते, बल्कि वे ऐसे कमाल के सवाल पूछते जो पहले किसी ने सोचे भी नहीं होते। सही बात है। और बुद्धिमान होने के लिए सिर्फ जवाब जानना काफी नहीं, अच्छा सवाल पूछना भी आना चाहिए। ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि ज्ञान केवल उत्तरों में निहित है। हाँ, सवाल पूछने की कला। इसी सोच को मजेदार बनाने के लिए स्रोत में एक गतिविधि दी गई है। कल्पना कीजिए कि आपको कुछ जवाब दिए गए हैं, जैसे क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। अच्छा। या बस थोड़ा दूध और मिला दो, या सिर्फ एक संख्या 42 डगलस एडम्स वाला। शायद। तो अब काम यह है कि हमें इन जवाबों के लिए सवाल या परिस्थितियां गढ़नी है, लेकिन सवाल ऐसे हों जो जिज्ञासु हों, रचनात्मक हों, थोड़े हटके हों। सीधा साधा नहीं। हाँ, स्रोत एक उदाहरण देता है, अगर जवाब है इसे ठीक आधा कर दो, तो इसके पीछे का सवाल क्या हो सकता है? अच्छा, क्या सवाल हो सकता है? एक सीधा सवाल हो सकता है, 6 का आधा कितना होता है? लेकिन स्रोत कहता है रचनात्मक बनो, तो सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं, तरबूज का बंटवारा करना है, कैसे पक्का करे कि दोनों को बराबर मिले? हाँ, ये प्रैक्टिकल है। या मैंने इतना लंबा निबंध लिख दिया है कि लिफाफे में ही नहीं आ रहा, क्या करूं? ये भी सही है। या ये गाना बहुत लंबा है, मैं इस पे पूरा डांस नहीं कर सकती। देखिए, स्थितियां कितनी अलग हैं, पर जवाब एक ही है, इसे ठीक आधा कर दो। कमाल है, ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी कल्पना को दौड़ाना है। जवाब 42 के लिए 32 + 10 कितना होता है जैसा सवाल नहीं बनाना। नहीं, वो तो बोरिंग हो जाएगा। हाँ, बल्कि कुछ ऐसा सोचना है जहां 42 एक अप्रत्याशित या अनोखे समाधान के रूप में आए। जैसे आपने कहा, जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का अंतिम उत्तर क्या है? हाँ, हिचहाइकर्स गाइड वाला। या मेरे दादाजी की उम्र क्या है अगर वो पिछले साल रिटायर हुए और उनकी नौकरी 41 साल चली? अच्छा, हाँ, स्रोत कहता है कोई भी सवाल गलत नहीं है, खुलकर सोचिए, दायरे से बाहर निकलिए। ये तो बहुत मजेदार एक्टिविटी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि ये स्रोत, जो एक स्कूल की किताब का हिस्सा है, विज्ञान को सिर्फ तथ्यों के बोझ के रूप में नहीं देखता। बिल्कुल नहीं। विचारों को जोड़ने की एक मानसिक कसरत के रूप में पेश करता है। हाँ, एक नजरिया है ये हमारे चारों ओर फैली इस अद्भुत दुनिया को समझने का एक तरीका है। और ये जो अंतिम विचार था, उत्तर से प्रश्न तक, जी, ये वाकई बहुत गहरा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम इस उल्टे तरीके को, यानी पहले नतीजे या समाधान के बारे में सोचें और फिर पीछे जाकर ये पूछें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सवाल रहे होंगे या क्या कारण रहे होंगे, हाँ, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी समस्याओं को सुलझाने में या कुछ नया सीखने में लागू करें, तो क्या हमारे सोचने का ढंग बदल सकता है? बिल्कुल, शायद ज्यादा रचनात्मक हो जाए। हाँ, क्या इससे हमें ज्यादा रचनात्मक या प्रभावी समाधान मिल सकते हैं? ये सोच सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे हम कहीं भी लगा सकते हैं। सही कहा। इसी विचार के साथ कि कैसे सवालों के जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी कभी कभी सही सवाल पूछना होता है, हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है विज्ञान के इस निरंतर बढ़ते संसार का ये अन्वेषण आपको सोचने के लिए कुछ नया दे गया होगा। जरूर। यहाँ बात खत्म नहीं होती। इस प्लेलिस्ट में आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। याद रखिए, पढ़ना और सीखना है तो मोबाइल या कंप्यूटर का सही इस्तेमाल कीजिए, और खेलना है तो सिर्फ प्लेग्राउंड में। मिलते हैं अगले वीडियो में।